वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम अपनी जनरल एक्सेप्शंस को आगे बढ़ाते हुए 23 से लेके 33 तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 23 से। सेक्शन 23 कहता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीज़न ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। देखिए, यानी कि जो पर्सन है वो टॉक्सिकेटेड है, ठीक है। यानी कि उसने ये जो भी बेवरेजेस वगैरह ये इस तरह की आती हैं जिनसे नशे होते हैं, ये पिए हुए हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं रहता कि क्या गलत है और क्या सही, ठीक है। आपको ये नहीं पता कि कौन लॉ के ये अगेंस्ट है या नहीं। तो उन सब का जो डिफेंस है कैसे मिलता है, सब में नहीं मिलता। तो उसमें कंडीशंस ये होती है 23 में कि जो ऑफेंस है पर्सन ने किया है जब वो इंटॉक्सिकेटेड था, तो वो इंटॉक्सिकेशन जो है उसको पिलाई गई उसकी इच्छा के अगेंस्ट। यानी कि उसको नॉलेज नहीं था कि जो वो पी रहा है, सपोज़ किसी ने कोल्ड ड्रिंक बोल के उसको दे दिया या कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया, उसको पता ही नहीं कि इसमें जो है ऐसे कुछ है, या फिर उसकी विल के अगेंस्ट है। तो वो क्या होगा, कंक्लूज़न ये होगा कि वो इनकेपेबल हो जाएगा नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, या उसे नहीं पता होगा कि वो रॉन्ग है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। तो ये दो चीज़ हैं इसके अंदर। 23 का जो एक्सेप्शन है वो उसको मिल जाएगा। आईपीसी में सेक्शन 85 जो है इसके बारे में बात करता था। सेक्शन 24 भी इसी की बात करता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सेक्शन 24। देखिए क्या कहता है। सेक्शन 24 कहता है इन केसेस, मैं अच्छी तरह एक बार पढ़ देती हूँ क्योंकि ये इतनी जल्दी से समझ में नहीं आता है। वेयर एन एक्ट डन इज़ एन नॉट एन ऑफेंस, ठीक है। एक्ट है, ऑफेंस नहीं होता जब तक किसी पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन से नहीं किया जाता। अब आप इसमें पढ़ना लास्ट लाइन, ठीक है, वही कि जो इंटॉक्सिकेशन है उसकी विल और नॉलेज के अगेंस्ट दी गई थी, ठीक है। एक्ट ऑफेंस नहीं होता है जब तक उसका कोई पर्टिकुलर, यानी कि वो किसी स्पेसिफिक नॉलेज या फिर इंटेंशन से नहीं किया जाता और वो चीज़ जो है उसको उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं दी जाती, ठीक है। कब होगा, अब आप पढ़ना सेकेंड लाइन। अ पर्सन हु डज द एक्ट इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल। कब लाइबिलिटी बनेगी, तब बनेगी जब उसका सेम नॉलेज होता अगर वो पिए हुए नहीं होता। इसमें अब इंटेंशन का वर्ड यूज़ नहीं है, नॉलेज का है। यानी कि उसकी सेम नॉलेज होती जब वो पिए हुए नहीं होता। ये वाला जो है, जो आप सेकंड थर्ड लाइन पढ़ते हैं, इसमें इंटॉक्सिकेशन वॉलंटरी भी हो सकती है, इनवॉलंटरी, यानी कि आपको बिना बताए पिलाई गई है या आपने खुद पी है, दोनों आएंगी। तो वहाँ पे लाइबिलिटी बन जाएगी। ये पता लगाना पड़ेगा कि ये नॉलेज वही होती जब वो आदमी पिए हुए, इंसान पिए हुए नहीं होता। तो इसको ऐसे कट करके पढ़ना है सेक्शन 24 को। जब हम मेंस के क्वेश्चंस वगैरह या मैं आपको इलेबोरेट करके सेक्शन बताऊंगी तो उसमें मैं आपको ये सेक्शन 24 अच्छी तरह बता दूंगी और अच्छी तरह। अभी आप केवल प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ सकते हैं। सेक्शन 86 आईपीसी में पहले बताया गया था ये। उसके बाद है एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। क्या कह रहा है, देखो, नथिंग, कोई भी ऐसा काम जिसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि डेथ हो जाए या ग्रीवियस हर्ट हो जाए, या नॉलेज नहीं था करने वाले को कि भाई इससे डेथ या ग्रीवियस हर्ट होगी, तो वो ऑफेंस नहीं होगा, ठीक है। कब, जब कंसेंट ली गई थी उस आदमी से जिसकी 18 साल से ऊपर की एज थी, उसने कंसेंट दी थी। एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है, उस हार्म को सफ़र करने के लिए। कि जैसे मान लो स्पोर्ट्स का ले सकते हैं कि इसमें जैसे इलस्ट्रेशन भी है, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो जिसने कंसेंट दी है सफ़र करने के लिए हार्म को, और बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज़ कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ द हार्म। इलस्ट्रेशन से समझना, ए और जेड एग्री करते हैं कि भाई टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, ठीक है।
अब ये एग्रीमेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि कंसेंट दी गई है टू कि जो भी हार्म होगा वो एक सफ़र करने के लिए तैयार हैं। अब क्या होता है, मे बी कॉज्ड विदाउट फॉल प्ले एंड इफ़ ए वाइल प्लेइंग फेयरली, सही मतलब उन दोनों का गेम हो रहा है और जेड हर्ट हो जाता है फिर भी, तो ए का कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड ने तो भाई कंसेंट दी थी, ठीक है। तो इसका 87 आईपीसी में कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविज़न है। फिर है सेक्शन 26, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सनस बेनिफिट। अब आती है बेनिफिट की बात। कोई भी जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं होगा जिसमें डेथ हो गई है, इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड, ना इंटेंशन की गई थी, ठीक है, जो डूअर है उसके द्वारा, ना वहाँ पे क्या था, नॉलेज था, टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन, और किसके बेनिफिट के लिए, ठीक है। वही दो बातें आ गई हैं, इंटेंशन नहीं थी डेथ करने की, कोई हार्म पहुंचाने की, और नॉलेज नहीं था। किसी दूसरे पर्सन के लिए जिसके बेनिफिट के लिए आपने कोई काम किया है, गुड फेथ में काम किया है, और उस बंदे ने कंसेंट भी दी है, चाहे एक्सप्रेसली दी हो चाहे इम्प्लाइडली दी हो, लेकिन दी है, टू सफ़र दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्शन लग जाएगी, आप लाइबल गिल्टी नहीं होंगे। ध्यान रखना 25 और 26 में क्या डिफरेंस हो जाएगा, वहाँ पे क्या था, बेनिफिट के लिए नहीं था, यहाँ पे 26 में मेन जो है कीवर्ड है वो क्या है, बेनिफिट, बेनिफिट के लिए है, ठीक है। जैसे कि एक सर्जन है, उसको पता है कि पर्टिकुलर ऑपरेशन से जेड की डेथ हो सकती है, लेकिन उस जेड जो है उसको पेनफुल कंप्लेंट भी है ना, लेकिन उसको क्या हुआ कि उस सर्जन को पता था कि भाई डेथ भी हो सकती है, बट इंटेंशन तो नहीं है उसकी करने की, और ना ही वहाँ पे उसकी गुड फेथ भी है, तो वो क्यों कर रहा है ऑपरेशन, क्योंकि जेड के बेनिफिट के लिए, क्योंकि वो काफ़ी पेन में है, तो परफॉर्म कर देता है, और वहाँ पे मान लो उसकी डेथ भी हो जाए तो वहाँ पे नो ऑफेंस कमिट होगा ए के द्वारा। 88 में पहले आईपीसी में ये बताया गया था, ठीक है। अब 27 भी 26 से मिलता जुलता है। फ़र्क क्या है यहाँ पे, क्या है कि चाइल्ड है या अनसाउंड माइंड है, या फिर जो गार्जियन की कंसेंट ली गई है, यानी कि वो पर्सन जो है वो कैपेबल नहीं है कंसेंट देने के लिए। सेक्शन 27 कहता है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। नथिंग विच इज़ डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, 12 साल से कम है या अनसाउंड माइंड है, ओ बाय कंसेंट हो सकती है एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन, जिसका कोई भी लाफुल चार्ज है उस पर्सन के लिए, तो वहाँ पे भी क्या होगा, ऑफेंस नहीं होगा। प्रोवाइजो हैं इसकी 4, देखो जो ये एक्सेप्शन है 27 वाली, शैल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, यानी कि जानबूझ के इंटेंशन में अगर आप डेथ या हर्ट कर देते हैं, वहाँ पे जो है ये नहीं अप्लाई होती, ऐसा कुछ नहीं आप कर सकते हो, ठीक है, कि आपने कंसेंट ले ली और आप मारना ही चाहते हो उसको, ठीक है, वहाँ पे वो नहीं होगा। बी कहता है, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्सन पर्पज अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज़ और इन्फर्मिटी, यानी कि पर्पज़ क्या है उसका, वही डेथ बचाना या ग्रीवियस हर्ट बचाना या क्योर करना किसी ग्रीवियस डिजीज़ या इन्फर्मिटी से। सी है वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, वहाँ पे एक्सेप्शन जो है एक्सटेंड नहीं होती, यानी कि आप वहाँ पे डायरेक्ट ऐसा कोई एक्ट नहीं कर सकते कि गुड फेथ में किया जा रहा है, समझ में आ गई। द वॉलेंट्री कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और टू द अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट अनलेस इट बी फॉर द पर्पज़, यानी कि आप हर्ट वगैरह नहीं कर सकते हो ग्रीवियस हर्ट उसको पर्पजली, चाहे जब तक वो पर्पज़ क्या हो, उसको बचाने का हो डेथ से या ग्रीवियस हर्ट, या तो फिर वही आ गया क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज़ और इन्फर्मिटी। और डी में आ जाएगा बैटमेंट के बारे में कि इस ऑफेंस जो ऑफेंस से है उसका बैटमेंट भी आ जाएगा उसमें इंक्लूड, टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड। इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक गुड फेथ में बच्चे का ऑपरेशन कर देता है बच्चे के कंसेंट के बिना,
ठीक है, कट फॉर द स्टोन बाय सर्जन नोइंग कि हो सकता है कि भाई ऑपरेशन से बच्चे की जान भी जा सकती है, लेकिन आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं, वहाँ पे साइन भी आपसे करवाते हैं ना कि भाई डेथ हो जाते हैं, हम जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि हो सकती है, चाहे 0.001% भी चांस हो, लेकिन हो सकती है। बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड्स डेथ ए इज़ विद इन द एक्सेप्शन इन एज मच एज इज ऑब्जेक्ट क्या था, वाज द क्योर ऑफ द चाइल्ड। तो अब डायरेक्टली एक्सेप्शंस में यही लिखा गया है प्रोवाइजो में कि डायरेक्टली उसकी डेथ करने के लिए ये सब नहीं कर सकते हैं कि ऑपरेशन कर दिया, अरे इसको बचाना था, जबकि आपकी इंटेंशन उसको मारने की है, तो ये एक्सेप्शन बात करती हैं। 89 पहले था ये आईपीसी में। उसके बाद है 28 में एक्चुअली कंसेंट को डिफाइन किया गया है। तो कंसेंट को क्या कहा गया है, ए कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। ए, अगर कंसेंट ली गई है ऐसे पर्सन के द्वारा जो फियर ऑफ इंजुरी में या मिसकंसेप्शन में दे रहा है, एंड पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और बिलीव करता है, उसको नॉलेज है और उसको पता है कि जो कंसेंट मुझे दी जा रही है वो डर में है या मिसकंसेप्शन में है। ठीक है, उसको पता है भाई जो ये आपकी डेथ हो रही है, सॉरी ये कंसेंट हो रही है, ये आपको कैसे दी जा रही है, किसी डर में दी जा रही है, पर्सन को पता है, तो वहाँ पे वो कंसेंट ऊपर वाले सेक्शंस में नहीं मानी जाएगी या आगे भी जो आएगी। बी में है इफ़ द कंसेंट इज़ गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अब वो पर्सन कैसे दे रहा है, वो अनसाउंड है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, उसको पता ही नहीं नेचर और कंसिक्वेंस का, तो वहाँ पे भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। उसके बाद है सी, अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय द पर्सन हु इज़ अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। 12 साल से कम का बच्चा है तो वहाँ पे भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। बेशक 12 साल से कम है और वो कह रहा है कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे भाई बेनिफिट के लिए हो रहा है और उसकी ऑपरेशन कर दिया जाए, तो वो नहीं मानी जाएगी। आपको ये बताता है सेक्शन 28। तो 90 ऑफ आईपीसी में कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन था। ठीक है, उसके बाद है 29 भी एक्सेप्शन ही एक तरह से, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। देखिए 29 में मेनली क्या बताया गया है, जो भी एक्सेप्शन है 25, 26, 23 जो आप ऊपर पढ़ के आए हो, उनमें जो एक्सेप्शंस हैं वो वहाँ पे एक्सटेंड नहीं होती जहाँ पे कोई ऑफेंस है इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म का, यानी कि उसको पता है, उसको इंटेंशन है, उसको नॉलेज है कि जो भी पर्सन जो है कंसेंट दे रहा है। मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाती हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब मिसकैरेज जो है ऑफेंस है, ठीक है। अब मान लो वुमेन कंसेंट ही दे रही है मिसकैरेज का, या उसका गार्जियन दे रहा है ऊपर 25, 26, 23 में, तो कंसेंट हो गया, बेनिफिट भी हो गया। लेकिन चूंकि कॉजिंग मिसकैरेज ही एक ऑफेंस है, तो वो फिर वहाँ पे एक्सटेंड जो है 25, 26, 23 की वहाँ तक नहीं जा सकती। तो ये इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन जो है 25, 26, 23 में डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स, उन एक्ट तक एक्सेप्शन नहीं जाएगी जो खुद ही ऑफेंस है। ठीक है, सेक्शन 91 आईपीसी में ये बताया गया था आपको। फिर है सेक्शन 30 बीएनएस का, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। यानी कि क्या कह रहा है, अब कंसेंट नहीं ली, पहले 25, 26, 23 में क्या था, कंसेंट ले रहे थे, चाहे खुद की या गार्जियन की, किस तरह से। अब 30 में कह रहा है कि विदाउट कंसेंट, यानी कि टाइम ही नहीं है कंसेंट लेने का, इम्पॉसिबल है कि आप उस पर्सन की कंसेंट लें, या वो इनकैपेबल है या टाइम नहीं है, कुछ भी है। तो वहाँ पे अगर पर्सन के बेनिफिट के, फिर वही बात आ जाएगी, बेनिफिट के लिए अगर हो रहा है तो वहाँ पे भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब मान लो एक सर्जन है, या मान लो एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और एक पर्सन आता है, उसको अननोन पर्सन ले आते हैं, जो उसके कोई गार्जियन वार्जियन नहीं है, मान लो सड़क पे जो लोग हैं वही उसको उठा के ले आते हैं, वो कंसेंट नहीं दे सकते, वो लायबल नहीं है, ना लाफुल चार्ज है, ना वो गार्जियन है, वो खुद भी नहीं दे सकता क्योंकि वो बेहोश पड़ा है। अब सर्जन जो है उसको बचाने के लिए ऑपरेशन कर देता है,
तो भी उसको कहाँ बेनिफिट मिलेगा? 30 में, सेक्शन 30 में मिलेगा। और ये जो प्रोवाइज़ो है इसमें वही बातें आ जाएंगी जो हम कहाँ पढ़ के आए हैं, सेक्शन 27 में, कि प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू, वही इंटेंशनल डेथ में नहीं जाएगी, ग्रीवियस हर्ट में नहीं जाएगी, अगर उसको पता है, नॉलेज है, टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पज़ अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और उसको क्योर करने के लिए वहाँ पे नहीं जाएगी। और डी में वही अबेटमेंट, ठीक है। इलस्ट्रेशन है, जेड इज़ थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स और इनसेंसिबल है। अब एक सर्जन को, मेनली एक्सीडेंट के ही केस आएंगे, एक सर्जन को लगता है कि जेड रिक्वायर्स टू बी ट्रीपन्ड, ठीक है। अब एक ही कोई इंटेंशन नहीं है उसको मारने की, लेकिन गुड फेथ में वो कर रहा है उसका ऑपरेशन जेड की बेनिफिट के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑफेंस नहीं होगा। तो वही बातें आएंगी जहाँ पे आप जो है उसकी कंसेंट नहीं ले सकते। ये मेनली एक्सीडेंट का कोई भी अगर मतलब प्रीलिम का एक क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ मिलेगा एक्सेप्शन का फ़ायदा? वहाँ पे कहाँ मिलेगा? 30 में। जैसे मान लो 4th वाली एक बार देखते हैं, ए हाउस में है जहाँ पे आग लग गई है, जेड के साथ एक बच्चा है। अब जो लोग हैं नीचे वो एक कंबल पकड़े हुए हैं कि भाई अगर वो बच्चा नीचे गिरता है तो हम उसको पकड़ लेंगे। अब ए को पता है भाई यहाँ पे तो आग लगी हुई है, अब वो आग में मर जाएगा, तो उसको नीचे फेंक देता, हो सकता है चांस है कि वो बच जाए। तो वहाँ पे बेशक वो नीचे मर जाए, लेकिन उसकी इंटेंशन तो नहीं थी, उसने गुड फेथ में किया, बच्चे के बेनिफिट के लिए किया, तो वहाँ पे क्या होएगा? इस ऑफेंस का जो इस सेक्शन 30 का बेनिफिट उसे मिल जाएगा। मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट नहीं होगा, इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 26 और 27 एंड दिस सेक्शन। 26, 23, 30 में पेक्यूनरी पैसे वाला जो बेनिफिट है वो नहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है सेक्शन 92। उसके बाद है कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। सेक्शन 31 कहता है कोई भी कम्युनिकेशन बनी है गुड फेथ में किसी पर्सन के लिए, इफ़ इट इज़ मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, तो वहाँ पे भी कुछ अगर मान लो हो जाता है तो वहाँ पे भी ऑफेंस नहीं होगा। हॉस्पिटल से ही रिलेटेड बात आएगी। इलस्ट्रेशन है, एक सर्जन है, इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट वो जी नहीं सकता, ही कैन नॉट लिव, द पेशेंट डाइज इन कंसिक्वेंस ऑफ द शॉक, उस शॉक में वो मर गया। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, दो ही नो, लेकिन उसको बताना भी जरूरी है, टू बी लाइकली दैट कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट्स डेथ। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन हो जाएगा सेक्शन 93। उसके बाद है 32, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पुनिशेबल विद डेथ, ठीक है। मर्डर और जो स्टेट के खिलाफ जो ऑफेंसेस हैं जिनमें डेथ पुनिशेबल होती है, पुनिशमेंट मिलती है, उनको छोड़कर दोनों को कोई भी ऑफेंस नहीं होगा जिस पर्सन ने किया है वो धमकी के कारण कर रहा है, ठीक है। हु इज़ कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट रीजनेबली, मतलब वो जब कर रहा है तो उसको खतरा है कि उसकी इंस्टेंट डेथ हो सकती है, कंसिक्वेंस हो सकता है अगर उसने ये काम नहीं किया। प्रोवाइजो है दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकेम सब्जेक्ट टू, यानी कि प्रोवाइजो ही कहता है कि ऐसा ना हो कि उसने खुद ही उसको ऐसी पोजीशन में डाल दिया है जहाँ पे क्या है वो खुद इस पोजीशन में आया है कि उसको मतलब कि थ्रेट वगैरह में और वो काम कर रहा है उस पोजीशन में, वो खुद ना आया हो। एक्सप्लेनेशन 1 कहती है, फिर एक्सेप्शन ही है एक तरह से, ए पर्सन हु ऑफ इज ऑन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ ए थ्रेट ऑफ बीइंग बिटन, मरने के डर से, मारे जाने के डर से ज्वाइन कर लेता है गैंग ऑफ डकैट्स। उनका पता है कि भाई ये ऐसे हैं, डकैती करते हैं, उससे नहीं मिलेगा ऐसा कोई बेनिफिट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 कहती है, एक पर्सन है उसे सीज कर लिया गया है, ठीक है, डकैतियों के ने उसको पकड़ लिया और फोर्स किया उसको कि मार देंगे और तुझे ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस, ठीक है। किसी स्मिथ को पकड़ लिया और कहा कि भाई इसका जो लॉक है वो तोड़ना पड़ेगा, तो उसको मिल सकता है यहाँ पे बेनिफिट, ठीक है। 94 आईपीसी प्रोविजन में इसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन है। फिर है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, तो सेक्शन 33 बात करता है
कि जिसमें थोड़ा छोटा मोटा हार्म हो उसकी कंप्लेन आप नहीं करेंगे। नथिंग इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न दैट इट कॉजेज और दैट इट इज़ इंटेंटेड टू कॉज और दैट इट इज़ नॉलेज नॉन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म। If that harm is so slight that no person of ordinary sense of and temper would complain of, कि ordinary person जो है उसकी complain भी नहीं करेगा तो वहाँ वो कोई offense नहीं होगा। सेक्शन 95 ऑफ IPC था, ठीक है। डी मिनिमिस वाली जो है इसमें मैक्सिम भी लग जाती है, किस में आती है, अब 95 नहीं लिखोगे, सेक्शन 33 लिखोगे। इसी के साथ हमारा सेक्शन 33 तक कंप्लीट हो जाता है। आगे आने वाली वीडियो में हम एक्सेप्शन को ही आगे लेंगे। और अगर आपको 33 तक हमने सेक्शन 1 से लेके 33 तक कर दिया है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके या मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट BNS करके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। मैं पूरा BNS आपको 5 सितंबर तक कंप्लीट करवा दूंगी। तो इसी के साथ अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।